Let's now move to question number 4 of winter 2023 attempt. सबसे पहले जी रिक्वायरमेंट देखते हैं जी क्या फरमा रहा है रिक्वायरमेंट में। अच्छा, इसके भी देखें दो पार्ट्स हैं और दोनों के लिए लगता है डाटा सेट डिफरेंट है। तो पार्ट ए में क्या कह रहा है जी, कह रहा है कि प्रिपेयर अ रिपोर्ट दैट प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ वैल्यूएशंस सूटेबल फॉर वेलमोर board to use in negotiating the purchase of zone. Advise the board on the appropriateness of the valuation methods used. ओके जी, 11 मार्क्स इसके हैं। और पार्ट बी, ओके, बोरोइंग रेट, स्पॉट एक्सचेंज रेट, ये मेरा ख्याल है करेंसी रेट रिस्क मैनेजमेंट लग रहा है, टर्म से तो ऐसा ही लग रहा है। पार्ट बी में क्या कह रहा है, briefly explain with supporting calculations how Wellmore can hedge against the exchange rate risk. Assume the purchase price for zone is $10 million for your illustration. सर 6 नंबर हैं इस चीज़ के। चलें जी, तो मेरा ख्याल है पार्ट बाय पार्ट इसको देखते हैं। सबसे पहले जो पहला पार्ट है उसका डाटा पढ़ते हैं जी, क्या कह रहा है। डाटा तो वैसे अपेरेंटली इतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा बाकी आमतौर पे सवालों में होता है। चलो जी देखते हैं क्या कह रहा है। For the purpose of this question, assume that the date today is 1st July 2023. Valmore Holdings Limited is the holding company of a conglomerate which has many subsidiaries in a diverse range of industries. Valmore has identified a target, Zone Inc., and is actively looking to buy this company. Okay. Zone is a small book publisher and is a wholly owned subsidiary of Yapple Inc. Both Yapple and Zone are based in the USA. Yapple is a global publishing company and is listed on the New York Stock Exchange. ओके, तो यहाँ तक कहानी ये है कि वेलमोर जो है, जो कि जिसकी सब्सिडरीज़ काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में मौजूद हैं, उसने एक टारगेट आइडेंटिफाई किया है एक्विजिशन के लिए और वो है जी जॉन। और वो एक स्मॉल बुक पब्लिशर है और जो जॉन जो है वो आगे से सब्सिडरी है येपल की, और येपल एक बड़ी कंपनी है, ग्लोबल पब्लिशिंग कंपनी है जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, लेकिन यू आर इंटरेस्टेड इन इट्स सब्सिडरी जो कि जॉन है। अच्छा, Valmore has already had some initial discussions with Yapple. You work for a firm of financial advisors that have been engaged to advise Valmore in respect of the purchase, principally to assist it in the negotiation for the acquisition of Zone and to help it to negotiate the maximum acceptable purchase value. तो सीधी सी बात है सर, आप काम करते हो एक एडवाइज़र्स, एक फर्म है फाइनेंशियल एडवाइज़र्स की, उसके लिए, और आपको इंगेज किया गया है कि आप ये वेलमोर जो है उसको असिस्ट करें वैल्यूएशन में। तो ये एक एक्सरसाइज है। इन्फॉर्मेशन मजीद उसने क्या प्रोवाइड की है जी, जॉन जो कि आपका टारगेट है उसकी एक तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट दे रहा है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का एक्सट्रैक्ट आपको उसने प्रोवाइड किया हुआ है। अच्छा, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का जो एक्सट्रैक्ट है ये थोड़ा सा मेरे नज़दीक स्ट्रेंज है। ये पूरा का पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर है। अब इसमें स्ट्रेंज चीज़ ये है कि ये दो आइटम सीधी सीधी आपकी इक्विटी का हिस्सा बनती हैं, शेयर कैपिटल और रिटेन प्रॉफिट्स, और ये जो इररिडीमेबल डिबेंचर्स हैं ये लोन का हिस्सा है। ये माइनस क्यों किया है एग्जामिनर ने, ये मेरी भी मंतिक से बाहर है। ये पहली दफ़ा ही मैं ऐसे देख रहा हूँ, कैपिटल स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो रहा है तो ये लाइबिलिटीज़ माइनस करके दिखाई गई हैं। पता नहीं इससे भाई साहब क्या निकालना चाह रहे हैं। बहरहाल दैट शुड हैव बीन एडेड, ताकि पता चलता कि टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर कितना है। और जब आप एग्जामिनर के सोल्यूशन पे जाएंगे ना इंटरेस्टिंगली, तो वहाँ पे पता चलेगा कि एग्जामिनर ने ये चीज़ सोल्यूशन में भी कैरी फॉरवर्ड की हुई है, जिससे मेरा डिसएग्रीमेंट है, बड़ा क्लियर डिसएग्रीमेंट बनता है और कोई भी इससे डिसएग्री करना चाहेगा मेरे नज़दीक। बहरहाल आगे चलते हैं। तो इसमें सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर की डिटेल्स हैं एंड डेफिनेटली सिंस इट इज़ द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल पोजीशन तो ये बुक वैल्यूज़ हैं। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एक्सट्रैक्ट, ऑपरेशनल लॉस इससे शुरू हो रहा है जी ये, और ये ईयर एंडेड 30 जून 2023 का है। ठीक है दोनों जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है और जो प्रॉफिट और लॉस है वो फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2023 है। ऑपरेटिंग लॉस से शुरू हो रहा है, फिर उसके बाद इंटरेस्ट माइनस हो रहा है और फिर टैक्स माइनस हो रहा है, तो लॉस आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको नज़र आ रहा है। क्योंकि जाहिर है लॉस बिफोर टैक्स है तो टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ, तो लिहाजा लॉस आफ्टर टैक्स जो है वो वही है जो कि लॉस बिफोर टैक्स है। अच्छा, मजीद क्या कह रहा है, Zone's board are confident that the operating results will improve in the year ended 30th June 2024, यानी इससे जो अगला साल है उसके बारे में Zone के बोर्ड की अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं कि जी अगले साल में अच्छे रिजल्ट्स होंगे एंड आर करंटली फोरकास्टिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू बी $1 मिलियन। तो ये यूएसए बेस्ड कंपनी है, तो ये देखें डॉलर्स में सारी की सारी वैल्यूज़ डॉलर्स में है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की भी और इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की भी। और वो कह रहा है ये जो जैसे इस गुजरे हुए साल ऑपरेटिंग लॉस आया ना $5.5 मिलियन का, तो वो कह रहा है अगले साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा $1 मिलियन का।
अच्छा, द कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज एक्सपेक्टेड टू बी द सेम एज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। मतलब क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि कैश वैल्यूज भी यही हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग जो है इवन बिजनेस वैल्यूएशन में भी उसने कहा है रेंज ऑफ वैल्यूज। तो जब रेंज ऑफ वैल्यूज आती हैं, आपको पता है पास्ट में काफी दफा ये सवाल आ चुके हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूएशन मेथड्स लगते हैं और वन ऑफ द वैल्यूएशन मेथड इज द फ्री कैश फ्लो मेथड। तो उसमें कैश फ्लोज की जरूरत होती है। तो ये उसने क्लैरिफाई कर दिया कि जो प्रॉफिट और लॉस की फिगर है वो कैश की भी फिगर है, तो आपने उसके लिए अलग से परेशान नहीं होना। अच्छा, जॉन पेज कॉर्पोरेट टैक्स एट 21% which is paid in the same year as the profits are earned। ठीक हो गया, इसमें कुछ एरियर्स नहीं है। मतलब ग्रोथ बियॉन्ड 2024 is difficult to predict but a cautious estimate of 5% per annum has been suggested by Zone's board। तो वो कह रहा है कि 2024 को तो हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि भाई कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1 मिलियन होगा, बाकी भी एडजस्टमेंट्स कर लें तो हम वैल्यूज निकाल सकते हैं, लेकिन उससे बियॉन्ड प्रिसाइज कैलकुलेशंस करना मुश्किल है। लेकिन हम एक सीधे सीधा ग्रोथ रेट लगाते हैं और वो क्या है, 5% की एक्सपेक्टेशन है कि ग्रोथ होगी फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, यानी कि 2025 ऑनवर्ड्स। अच्छा, इसको डिस्कस करेंगे हम डेफिनेटली प्रिसाइजली कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे होंगे। मार्केट इन्फॉर्मेशन क्या क्या अवेलेबल है। अच्छा, वेलमोर और येपल, वेलमोर जो एक्वायर करने जा रहा है और येपल जो एक्वायर होने जा रही है जॉन उसकी पेरेंट कंपनी, ठीक है, ये एप्पल है। तो पी ओवर ई रेशियो किसका अवेलेबल है, वेलमोर का एक्वायरर का, और जो एक्वायरी का पेरेंट है उसका है। इसी तरह एसेट बीटा दोनों कंपनीज का है, गेयरिंग रेशियोज अवेलेबल हैं, मार्केट रिटर्न अवेलेबल है। मार्केट रिटर्न तो जाहिर है ये जो वेलमोर है पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान का मार्केट रिटर्न दिया हुआ है, ये जो जॉन और एप्पल है यूएसए के हैं तो यूएसए का मार्केट रिटर्न दिया हुआ है। इसी तरह रिस्क फ्री रेट फॉर बोथ द कंट्रीज दे आर अवेलेबल। और रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है, अब पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेहतर अंदाज में रिलेट कर पाएंगे। कह रहा है कि रिपोर्ट प्रिपेयर करें जिसमें रेंज ऑफ वैल्यूज़ दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। रेंज ऑफ वैल्यूज़ कहा हुआ है, उसने परचेज कंसिडरेशन नहीं कहा हुआ, ये चीज़ ज़हन में रखें। मैं इवन क्लास में भी बहुत दफ़ा डिस्कस करता हूँ ये चीज़, इवन जो रीसेंट पास पेपर्स हैं उसमें भी 2-3 दफ़ा ये वाली चीज़ आई है, तो मैंने वहाँ पे भी डिटेल में रिपीट किया है वो ये चीज़ कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन व्हेन यू कैलकुलेट द एस्टिमेटेड परचेज कंसिडरेशन फॉर द एक्वायरी वर्सेस जब आपने उसकी सिंपल मार्केट वैल्यू एस्टिमेट करना हो। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, हम किस तरह के कैश फ्लोज किस तरह की वैल्यूज लेते हैं और जो डिस्काउंट रेट है वो क्या लिया जाता है, इस पर बड़ी डिटेल में बारहा गुफ्तगू हुई है। तो उसने कहा है रेंज ऑफ वैल्यूज बताओ सूटेबल फॉर वेलमोर बोर्ड टू यूज इन निगोशिएटिंग द परचेज ऑफ जोन। तो रेंज ऑफ वैल्यू बताओ जो कि वेलमोर इस्तेमाल करे ताकि वो निगोशिएट कर सके कोई परचेज प्राइस, किसके साथ, जोन के साथ। लेकिन परचेज प्राइस नहीं बतानी, आपने रेंज ऑफ वैल्यूज देनी है, ठीक है। तो उसकी बेस पे, उसको बेस बना के वेलमोर जो है वो कोई परचेज प्राइस निगोशिएट करेगा, किसके साथ, जोन के साथ। और एडवाइस करना है अपने बोर्ड को ऑन द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द वैल्यूएशन मेथड्स, कि ये जो हम वैल्यूएशन मेथड्स लगा रहे हैं ये गिवन सिचुएशन में अप्रोप्रिएट भी लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। आपने अप्रोप्रिएटनेस पे बात करनी है, आपने वो रटी रटाई चीज़ सारी की सारी नहीं छाप देनी, आपने जो उसने यहाँ पे डाटा आपको दिया हुआ है और हर एक वैल्यूएशन मेथड की अफादियत यहाँ पे और रेलेवेंस आपने उसके ऊपर गुफ्तगू करनी है। और अगेन जहन में रखें उसने उसी तरह का सवाल बनाया कि आपने लिखनी रिपोर्ट ही है, और जब रिपोर्ट आ गई तो फिर वही बात आ गई, 1-2 सफ़े छोड़ें और फिर तीसरे सफ़े पे जाके आप अपेंडिक्स की हेडिंग दें और अपेंडिक्स के नीचे आपने जो जो वैल्यूएशन मेथड इस्तेमाल करना है, वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 3, वहाँ पे वर्किंग्स करें और फिर वापस पलट के आपने रिपोर्ट के जो शुरू में हेडर देना होता है टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फ्रॉम बता दें, डेट बता दें, सब्जेक्ट बता दें और फिर आप शुरू करें, ठीक है। शुरू में एक पैराग्राफ में आप समरी बता दें कि मुझे एंगेज किया गया था फॉर द सेक ऑफ प्रोवाइडिंग एडवाइजरी रिलेटिंग द एस्टिमेटेड रेंज ऑफ वैल्यूज इन रिलेशन टू जोन INC, ठीक है। और उसमें आप बता दो कि जो रीसेंट कंक्लूडेड ईयर था उसमें बहुत अच्छे फाइनेंशियल रिजल्ट्स नहीं थे, लेकिन इन अकॉर्डेंस विद द डाटा प्रोवाइडेड टू अस दिस इज द समरी ऑफ द रिजल्ट्स यूजिंग ईच वैल्यूएशन मेथड। आप लिस्ट बनाओगे वैल्यूएशन मेथड्स की और उनके आगे वैल्यूज जो भी आपने एस्टिमेट की होंगी अपनी वर्किंग्स में वो आगे प्लेस कर दोगे। उसके बाद आप हेडिंग बाय हेडिंग लिख के तो उसके ऊपर डिस्कशन कर लें कि इसकी अप्रोप्रिएटनेस क्या है, उनकी एजम्पशंस पे बात कर लें, इस सिचुएशन में क्या ये रेलेवेंट है या नहीं रेलेवेंट, कितनी अफादियत है इनकी इस गिवन सिचुएशन में, और फिर उसके बाद आप एंड पे कंक्लूड करके वाइंड अप कर सकते हो, दैट्स इट। लेकिन मैं अब यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, जाहिर है डिस्कशन तो मैं तब करूंगा जब एक दफ़ा मैं सारे का सारा सवाल हल कर लूं। तो बाकी मैंने स्ट्रक्चर आपको सारे का सारा बता दिया, पूरी की पूरी गाइडेंस दे दी है। मैं यहाँ पे आपके साथ करूंगा वर्किंग्स
और वर्किंग्स, यानी जो भी वैल्यूएशन मेथड इस्तेमाल करना है उसके तहत हम सारी की सारी वर्किंग्स कर लेंगे, एस्टिमेटेड वैल्यूज निकाल लेंगे। उसके बाद फिर जो भी वैल्यूएशन मेथड हमने इस्तेमाल किया है उसकी अप्रोप्रिएटनेस पे मैं आपसे डिस्कशन कर लूंगा। दैट्स हाउ वी विल बी डीलिंग दिस क्वेश्चन। और उसके बाद आप बेशक एक दफा सोल्यूशन भी आएगा आपका, देख लेना, लेकिन दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर विल बी डिजाइंड। जी सर, तो हम अगर डाटा देखें यहाँ पे तो हमारे पास कौन कौन से वैल्यूएशन मेथड्स लग सकते हैं। एक तो हमारे पास ये देखें एक्सट्रैक्ट है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का। तो हम अगर सीक्वेंस वाइज शुरू हो तो पहला हमारा मेथड कौन सा होता है, एसेट बेस्ड वैल्यूएशन। जहाँ तक एसेट्स का ताल्लुक है तो एसेट्स की सिर्फ एक ही हमारे पास सूरत है कि फॉर्मूला तो एक ही लगता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज ओवर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, यानी इक्विटी की वैल्यू यही निकालनी होती है ना। तो हमारे पास सर सीधी सीधी सी बात है कि इक्विटी की वैल्यू एसेट बेस्ड वैल्यूएशन से बुक वैल्यू ही हासिल हो सकती है, और वो क्या है, शेयर कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग। और जाहिर है हमने अगले साल की वैल्यूज पे बात करनी है, इस साल की वैल्यूज पे भी बात कर सकते हैं, लेकिन अगले साल की वैल्यूज जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए शेयर कैपिटल भी मेरे पास है और रिटेन्ड अर्निंग्स ये पिछला साल जो कि गुजर चुका है 30 जून 2023 का, तो इससे अगले साल में अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट और उसके बाद कैलकुलेट करता हुआ जो फाइनल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो कैलकुलेट कर लूं तो वो रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड हो जाएगा। क्या ख्याल है? तो मेरे पास अगले साल की जो शेयर कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स आ जाएंगी, तो वही मेरा टोटल इक्विटी की वैल्यू है। लेकिन अब यहाँ पे अजीब बात यह है कि एग्जामिनर ने जब ये एसेट बेस्ड वैल्यूएशन बुक वैल्यू मेथड में लगाया है तो उसने क्या किया है, शेयर कैपिटल में रिटेन्ड अर्निंग्स को ऐड किया ज़ाहिर है अगले साल की वैल्यू कैलकुलेट करते हुए, उसके बाद माइनस कर दिए रिडीमेबल डिबेंचर्स। दैट इज टोटली रॉन्ग सर। ये आप इक्विटी में से लायबिलिटीज माइनस करके निकाल क्या रहे हैं? मेरे जहन में ये आ रहा है कि एग्जामिनर ने शायद उसके जहन में शायद दैट वाज बाय मिस्टेक डेफिनेटली कि वो ये इक्विटी का जो पोर्शन है उसको एसेट्स ले रहा है कि एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करूंगा तो इक्विटी आ जाएगी। हालांकि सर ये पूरा सेक्शन जो आपको नजर आ रहा है ये कैपिटल स्ट्रक्चर का है, आप बस ये पहली दो वैल्यूज उठाएं, सीधी सीधी इक्विटी है, आपको माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। मेरा ख्याल सवाल बनाते हुए भी उसके जहन में यही चल रहा था और जब सोल्यूशन दिया तो वो भी उसी अंदाज में दिया है। बहरहाल हमारे पास इक्विटी सर सीधी सीधी वैल्यूज दो पड़ी हुई हैं। अगले साल में बस मैंने अगले साल का जो फाइनल प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करके रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड करना है। मेरे पास सर एसेट बेस्ड वैल्यूएशन आ जाएगी, सिंपल बुक वैल्यूज ऑफ इक्विटी मेरे पास अवेलेबल हो जाएगी। इट विल गिव मी एन एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ जोन बेस्ड ऑन एसेट वैल्यूएशन। आए सर कैलकुलेट करते हैं। सो मैं सिर्फ वर्किंग्स की हेडिंग दे रहा हूं ताकि साथ साथ आपको वैल्यूज देता जाऊं। तो सर यहां पे हम हेडिंग दे देते हैं एसेट बेस्ड वैल्यूएशन, और कौन सी वैल्यूज यूज करेंगे, बुक वैल्यूज यूज करेंगे। जी सर यहां लिख देते हैं शेयर कैपिटल और इसके अलावा रिटेन्ड अर्निंग्स। इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूं। जी सर ये वैल्यू जो है वो डॉलर्स इन थाउजेंड में है। अगर आप देना चाहते हो पिछले साल की वैल्यू दे दो, कोई हर्ज नहीं है। ये देखें क्योंकि बनी बनाई तो है वैल्यू, आपके पास डाटा भी है तो क्यों ना कैलकुलेट कर लिया जाए। जून 30 2023, जून 30 2024। जी सर जहां तक तो शेयर कैपिटल का ताल्लुक है उसमें कोई चेंज नहीं आने लगा। ये देखें ये कितना है, 1000 है, पहले भी 1000 और अगले साल भी एक्सपेक्टेड है कि यही होगा। जहां तक रिटेन्ड अर्निंग्स का ताल्लुक है पिछले साल कितने थे, 12570, और अगले साल कितने होंगे ये देखें 12570 में सर हम ऐड कर देते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर कैलकुलेशन। वो ज़ाहिर है मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मैं एक इसके लिए एक छोटी सी वर्किंग बना लेता हूँ। ये देखें जी वर्किंग 1.1, ये क्या होगा जी, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर जून 30 20x4। आए जी कैलकुलेट करते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, जो कि वो बता रहा है कि कितने हैं। यहाँ लिखते हैं सर $1000, ठीक है सर। और कितना प्रॉफिट है मुझे बता रहा था, 1 मिलियन का एक्सपेक्टेड है, 1 मिलियन। और फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम सवाल देखें तो अगले साल में उसने बस यही बताया है कि ये प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, कैसे हो जाएगा, कोई डेट में चेंज वगैरह आएगा, उसने कोई ऐसा जिक्र नहीं किया। तो जो इंटरेस्ट पिछले साल है वही इंटरेस्ट हम अगले साल ले लेते हैं। लेस इंटरेस्ट माइनस 400
उसके बाद सर हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सर वो आ गया 600। उसके बाद हम लेस करते हैं टैक्स एट द रेट ऑफ 21%। तो कितना बनता है जी, कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद निकाल लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि मेरी फाइनल रिक्वायरमेंट है। तो डिविडेंड के बारे में उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई कि भाई इतना % रिटेन होता है, इतना % बतौर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पिछले साल भी ऐसी कोई कहानी नहीं थी, कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी सवाल में प्रोवाइडेड नहीं है। तो हम यही एज्यूम करेंगे जो भी प्रॉफिट है वो सारा रिटेन हो रहा है। सो व्हाट इज़ द वैल्यू? द वैल्यू इज़ 474,000। ठीक है सर, ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये सारे का सारा रिटेंशन में चला जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स में चला जाएगा। तो देखें अगले साल की रिटेन्ड अर्निंग्स कैसे हैं, 12,570 प्लस 474। बेटा रेफरेंस दे दें वर्किंग 1.1 का। ठीक है जी, तो आई जी कैलकुलेट कर लेते हैं, प्लस 474। तो इसको मैं बल्कि आगे ले जाता हूँ थोड़े वर्किंग। ले सर कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपकी मार्केट वैल्यू जो है एस्टिमेटेड क्या है। और ये भी हम जानते हैं, मैं क्लास में बार बार कहता हूँ, ये जितने भी वैल्यूएशन मेथड्स हैं ये सिर्फ एस्टिमेटेड वैल्यू देते हैं। ये कोई कह लें कि एक एग्जैक्ट वैल्यू तो कोई भी फार्मूला नहीं देता। हर फार्मूला एक सर्टन एजम्पशन सेट पे बना हुआ है, एक सर्टन एजम्पशन सेट पे खड़ा हुआ है, और ज़ाहिर है वो आपको मिल मिला के एक रेंज प्रोवाइड करता है ताकि उसके इर्द गिर्द आप कोई फाइनल प्राइस जो है वो तय कर सको। ठीक है सर, so each and every method gives an estimated value to assist you। ठीक है सर, तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपकी कितनी वैल्यू है। तो 13,570 ये पिछले साल के डाटा की बेस पे और अगले साल की डाटा के बेस पे 14.044 मिलियन। ठीक है सर, ये आपकी मार्केट वैल्यू आ गई। अगेन अभी मैं सिर्फ कैलकुलेशन पे बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैं जब कैलकुलेट कर लूँगा फिर मैं आके इनको इंडिविजुअली हर एक को डिस्कस कर लूँगा, इनकी अप्रोप्रिएटनेस पे बात कर लेंगे। ओके चलें जी, अब वापस सवाल पे चलते हैं और देखते हैं अगला कौन सा मेथड हमारा लग सकता है। एक तो हो गया एसेट बेस्ड मेथड। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आएँ तो सर ये पी ओवर ई रेशियो भी मेरे पास अवेलेबल है, ऑल्दो ये एप्पल का है, ये एप्पल पेरेंट है। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास ये देखें जो अगले साल की प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए सारा डाटा था और आप कैलकुलेट कर चुके हुए हो। सो अर्निंग्स मेथड लग सकता है, और अर्निंग्स मेथड में कौन सा मेथड? सर पी ओवर ई रेशियो वाला मेथड ईजिली लग सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास डाटा अवेलेबल है कि हम लोग इवन फ्री कैश फ्लोज का मेथड भी लगा सकते हैं। ठीक है सर, तो मैं स्टेप बाय स्टेप दोनों को डिस्कस कर लेता हूं। इसके अलावा ना डिविडेंड की इंफॉर्मेशन है, तो डिविडेंड वाला तो कोई मॉडल नहीं लग सकता, भले वो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल हो, डिविडेंड का कोई भी मॉडल, डिविडेंड यील्ड मॉडल है, ठीक है, वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो दो मॉडल्स यहाँ पर लग सकते हैं, एक पी ओवर ई रेशियो वाला मॉडल या मेथड और दूसरा फ्री कैश फ्लोज वाला मेथड। पहले हम शुरू करते हैं जी पी ओवर ई वाला मॉडल। बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पे तो डाटा बना बनाया सारे का सारा। देखें ये जो जॉन है उसने बताया हुआ है कि जॉन एक छोटा सा बुक पब्लिशर है, ऑल्दो यूएसए में बेस्ड है, लेकिन उसके बारे में उसने नहीं बताया कि वो कोई लिस्टेड है, तो उसकी पी ओवर ई रेशियो नहीं अवेलेबल। लेकिन उसका जो पेरेंट है वो एक ग्लोबल कंपनी है और वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो इंडस्ट्री तो वही है, तो हम उसका पी ओवर ई रेशियो यूज कर लेते हैं। ठीक है, और हमने पढ़ा भी था पी ओवर ई रेशियो मेथड के अंदर कि हम कोई भी उसी इंडस्ट्री में कोई मिलती जुलती कंपनी का पी ओवर ई रेशियो उठा लेते हैं, अगर कोई हमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टारगेट कंपनी के तौर पर नजर आती है तो, याद है, या अनकोटेड कंपनी टारगेट कंपनी के तौर पर नजर आती है, तो हम उससे मिलती जुलती कंपनी का पी ओवर ई रेशियो पकड़ लेंगे और फिर हम जो अर्निंग्स हैं वो तो हमारे पास चाहे अनकोटेड है चाहे प्राइवेट लिमिटेड है, वो तो अर्निंग्स अवेलेबल होंगी। जैसे इस सिचुएशन में हमारे पास अगले साल के लिए अर्निंग्स अवेलेबल है, क्या ख्याल है, हमने कैलकुलेट कर ली है, तो हम इन दो चीजों के प्रोडक्ट को यूज करते हुए मार्केट वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं। क्या ख्याल है? चलें जी, यहां पे आते हैं वर्किंग नंबर 2, पी ओवर ई रेशियो मेथड या पी ओवर ई मेथड। पी ओवर ई मेथड, सर पी ओवर ई, और वो क्या है, पी ओवर ई 12 और मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के साथ। ठीक है जी, ये डॉलर्स में है, मैं इसको पूरी वैल्यू यहाँ पे लूँगा 4,74,000। सो इफ यू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ दीज यू विल गेट व्हाट, इसको ए कह देते हैं और इसको बी कह देते हैं। सो इफ यू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ दीज वैल्यूज यू विल गेट व्हाट, मार्केट वैल्यू।
और डेफिनेटली दीज आर मार्केट वैल्यूज ऑफ इक्विटी। ठीक है, ठीक है सर। तो 5.688 मिलियन की वैल्यू आती है अगर हम पी ओवर ई मेथड इस्तेमाल करते हैं इन कंपैरिजन विद द एसेट बेस्ड वैल्यूएशन, जो कि अच्छी खासी हमें ज्यादा वैल्यू दे रहा है। चले खैर, हमें तो रेंज ही देनी है। तो दो मेथड्स के जरिए से हमने अभी तक मार्केट वैल्यू एस्टिमेट कर ली है। अब हम चलते हैं मेथड नंबर 3 की तरफ, जो कि कौन सा मेथड है सर? फ्री कैश फ्लो वाला मेथड। यहां पे लिखते हैं जी फ्री कैश फ्लो मेथड। अच्छा, फ्री कैश फ्लो के मेथड को शुरू करने से पहले ना मैं एक डिस्कशन आपके साथ करना चाहूंगा, जो कि हल्की सी मैंने ये डिस्कशन छेड़ी है कुछ देर पहले, और वो ये है कि भाई उसने मेरे से रेंज ऑफ वैल्यू मांगी है। ये देखें ज़रा, रिक्वायरमेंट ज़रा गौर से पढ़ें, इट्स इंपॉर्टेंट। दैट प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ वैल्यूएशन। ठीक है, उसने परचेज प्राइस या प्राइस कंसिडरेशन नहीं मांगी, और इंटरेस्टिंगली उसने डाटा भी इस तरह से दिया हुआ है कि आप वैल्यू निकाल सको। देयर इज बेसिकली अ डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटिंग द वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ एनी पर्टिकुलर एक्वायरी, और टू कंप्यूट एन एस्टिमेटेड कंसिडरेशन, जो कि आप पे करना पसंद करोगे या जो आप पे करना चाहोगे एक्वायरी के शेयर होल्डर्स को। देखें, मैंने क्लास में भी बहुत दफ़ा बताया, पिछले जो जो रीसेंट पास पेपर्स हैं उसमें भी ये डिस्कशन मैंने रिवाइज की थी, क्या कि भाई अगर तो एक्वायरी के आप आफ्टर एक्विजिशन कैश फ्लोज को पकड़ें और उसके साथ साइनर्जी बेनिफिट्स ड्यू टू एक्विजिशन वो इनकॉर्पोरेट करें, और फिर आप उसको डिस्काउंट करें किसी रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट से जो कि एक्वायरर कैलकुलेट करेगा अपना, तो उससे आपके पास जो टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस एज अ होल आएगा, उसमें से जब आप डेट निकाल दोगे, डेट की मार्केट वैल्यू एक्वायरी का, तो उससे स्ट्रेट अवे कंसिडरेशन आ जाएगी। लेकिन अगर आप क्या करें, एक्वायरी के सिंपल फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज के, अगर ये ऐसा ही चलता रहे, इसके फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज मिल जाए और इसको आप उसी के डिस्काउंट रेट से, जो कि उसी के डिस्काउंट रेट से मुराद है कि उसी कंपनी का जो अपना ओन वैक है उसी से डिस्काउंट करें, तो उससे आपके पास टोटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस एज अ होल आ जाएगी। उसमें से जब आप डेट माइनस करेंगे तो ये आपको देगा सिर्फ एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस जो भी एक्वायरी है। यानी कि अगर ये बिजनेस ऐसे ही चलता रहे तो उसकी मार्केट वैल्यू ये है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज। जो सेकंड अप्रोच है उसमें हम कतन साइनर्जी बेनिफिट्स नहीं लेते, ठीक है, और उसमें हम जो डिस्काउंट रेट भी लेते हैं उसका अपना लेते हैं। यहां पे भी उसने रेंज ऑफ वैल्यूज, यानी कि सिर्फ उसे वैल्यू चाहिए। अब इंटरेस्टिंगली अगर तुम डाटा को देखोगे ना, तो डाटा में भी उसने कोई साइनर्जी बेनिफिट्स का जिक्र नहीं किया हुआ। उसने सिर्फ यही डाटा दिया हुआ है कि जिससे फ्यूचर एक्सपेक्टेड, यही जो जोन है इसके फ्यूचर एक्सपेक्टेड क्या प्रॉफिट्स होंगे, और जो प्रॉफिट्स हैं वही वो कह रहा है, वो कैश प्रॉफिट्स भी वही हैं। तो उसमें बस ये एक्सपेक्टेशन उसने बताई हुई है कि फ्यूचर में जी हम ये एस्टिमेट कर रहे हैं, यानी कि जोन की कंपनी और मैनेजमेंट ये एस्टिमेट कर रही है कि भाई ये फ्यूचर में आपके कैश फ्लोज या प्रॉफिट्स होंगे। उसमें कोई सिनर्जी का मामला शामिल नहीं है, और कैलकुलेट भी आपने वैल्यू ही करनी है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि फ्री कैश फ्लोज टू फर्म मॉडल यूज करें या फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी का मॉडल यूज करें, क्योंकि यहां पे अगर मैं देखूं तो ये इररिडीमेबल डिबेंचर्स हैं, ऐसे ही है ना। फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी कैसे बनाया जाता है, वैसे मैं डिस्कस कर रहा हूं तुमसे। फ्री कैश फ्लोज टू फर्म में से सिर्फ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट पेमेंट्स माइनस करनी है आपने, चूंकि ये है ही इररिडीमेबल डिबेंचर, प्रिंसिपल तो रीपे होना नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट पेमेंट्स एडजस्ट हो जाए तो फ्री कैश फ्लोज टू फर्म फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा ही है। और फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी को डायरेक्टली आप अगर किससे डिस्काउंट करें, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, तो सर मेरे पास सीधी सीधी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाती है। इंटरेस्टिंगली ये जो मैंने अभी कैलकुलेट किया है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये क्या है सर? ये फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी ही है। देखें जरा, एनालाइज करें इसको। उसने कह दिया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, ये कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है, कहा है ना उसने। उसके बाद देखें मैंने इंटरेस्ट को माइनस किया, उसके बाद मैंने टैक्स का इंपैक्ट भी ले लिया पूरे पीबीडी के ऊपर। इट इंक्लूड्स बोथ इंटरेस्ट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे भी टैक्स का इंपैक्ट आ गया, इंटरेस्ट पे भी टैक्स का इंपैक्ट आ गया, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट हो गया। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज एक्चुअली फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी। और फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी कैसे है सर? मेरे पास सारे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज वो भी आ गए, उसके ऊपर टैक्स का इफेक्ट भी आ गया, फिर इंटरेस्ट भी आ गया, इंटरेस्ट पे भी टैक्स का इफेक्ट ले लिया गया। सो फाइनली वी हैव कैलकुलेटेड व्हाट? फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी। लेकिन ध्यान में रखें ये फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी किसकी है? जून 30, 2024।
अगले साल के एंड की, ठीक है। ये जरा लिंक अपने ज़हन में बना के रखना है। सो इन अदर वर्ड्स फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी इस गिवन सिचुएशन में इट इज इजियर टू अप्लाई, क्योंकि कैलकुलेट हुआ है सारे का सारा, मुझे कोई एडिशनल वर्किंग करने की जरूरत ही नहीं है। बेवकूफ़ी है, 11 तो सारे नंबर है, मैं क्यों एडिशनल वर्किंग्स करूं, ठीक है। तो 474 मेरे पास वैल्यू आ गई, लेकिन अगर हम उससे नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स देखें तो उसमें ग्रोथ है, ये देखें 5% की ग्रोथ है। ग्रोथ बियॉन्ड 2024 इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट बट अ कॉशियस एस्टिमेट ऑफ 5% पर एनम इज सजेस्टेड। तो सर अगले साल की वैल्यू फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी की 4,74,000 है, उसके बाद से 5% की ग्रोथ ताहिया चलनी है। और चूंकि फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी है, डिस्काउंट किससे करेंगे सर? कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। और जाहिर है ये जॉन का अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब ये देखें कैसे कैलकुलेट होगा। मुझे एसेट बीटा चाहिए किसका? बुक पब्लिशिंग इंडस्ट्री का। या बुक पब्लिशिंग इंडस्ट्री की कोई कंपनी हो उसका एसेट बीटा मिल जाए। ये देखें एप्पल का मेरे पास एसेट बीटा मौजूद है। एप्पल बुक पब्लिशर ही है, ग्लोबल लेवल का है, बड़ी कंपनी है, लेकिन है तो बुक पब्लिशर, उसका एसेट बीटा अवेलेबल है, ऐसा ही है ना। और ये जो जॉन है ये भी बुक पब्लिशर है, स्मॉल लेवल का है, लेकिन एसेट बीटा तो हमारे पास अवेलेबल है। एसेट बीटा पकड़ूंगा, रीगियर करूंगा किसकी? डेट इक्विटी रेशियो में, किसके फाइनेंशियल रिस्क में, किसकी गियरिंग रेशियो में? सर जॉन की। सीधी सी बात है, दिस एसेट बीटा शुड बी गियर्ड अप विद द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ जॉन, क्योंकि जॉन का कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। जॉन का अपना डिस्काउंट रेट जो है वो कैलकुलेट हो रहा है। क्या गियरिंग रेशियो है जी इसकी? ये देखें अगले साल के लिए हमने क्या कैलकुलेट की है इसकी वैल्यू ऑफ इक्विटी। ये देखें सर, दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी, टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी हो जाएगी? 14 मिलियन, ठीक है ना सर। और इसका जो डेट है उसमें कोई चेंज एक्सपेक्टेड नहीं है। कितना था पिछले साल? ये देखें 4 मिलियन है, और अगले साल में भी कोई चेंज नहीं है, तो 4 मिलियन ही होगा। तो गियरिंग रेशियो क्या है इसकी? 14 और 4, जिसमें से 14 जो है वो आपकी इक्विटी है और 4 जो है वो आपका डेट है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो वैल्यू ऑफ इक्विटी और ये जो वैल्यू ऑफ डेट है ये बुक वैल्यूज हैं, ठीक है। वरना हम जानते हैं जब एसेट बीटा हमारे पास होता है तो हम उसको रीगेयर करते हैं मार्केट वैल्यूज ऑफ डेट और इक्विटी में, और फिर हमारे पास इक्विटी बीटा आता है। लेकिन वही बात, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास यहाँ पे डाटा नहीं है, या मे बी ये अनकोटेड कंपनी है। ऊपर अगर मैं देखूँ इसने बड़ी को क्लियरली बात नहीं की हुई, बस उसने ये बताया हुआ एक स्मॉल बुक पब्लिशर है और ये सब्सिडरी है एक ऐसी कंपनी का जो कि ग्लोबल पब्लिशिंग कंपनी है और वो लिस्टेड है। अब पता नहीं ये अनकोटेड है, क्या इसका स्टेटस है, क्लियर नहीं है। बहरहाल जो डाटा की अवेलेबिलिटी है ना, अगर मैं ये देखूं तो डाटा की अवेलेबिलिटी से तो ये बुक वैल्यूज ही हमारे पास अवेलेबल हैं, तो मजबूरन हमें यहाँ पे एसेट बीटा को पकड़ना पड़ेगा और बुक वैल्यूज ऑफ डेट एंड इक्विटी में इसको रीगेयर करके इक्विटी बीटा बनाना पड़ेगा। और उसके बाद हम ये देखें, ये कंपनी चूंकि यूएसए की है तो मार्केट रिटर्न और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न यूज करते हुए कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर लेंगे। सो दिस इज द अप्रोच दैट वी कैन अडॉप्ट इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी। ये जो मैंने यहाँ वर्ड यूज किया ना मार्केट वैल्यू वाला, वो तो इस वजह से है क्योंकि हमारा पर्पस वैल्यूएशन के अंदर यही होता है ना कि हम मार्केट वर्थ निकालें किसी भी बिजनेस की, तो मैंने उस वजह से ये वर्ड यूज किया है। वरना आपके जहन में होना चाहिए, इट शुड बी वेरी मच क्लियर कि दीज आर बुक वैल्यूज एक्चुअली, ठीक है ना। अच्छा चलें जी, तो लेट्स यूज फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी मेथड और हम एस्टिमेट करते हैं कि हमारी वैल्यू ऑफ जोन जो है वो क्या बनती है। जी सर, तो अगर हम यहाँ पे लिख लें सर ईयर 2024, तो सर ईयर 2024 में हमारी फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी कितनी बनती है जी? लिख लेते हैं फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी, जो कि हम ऊपर सर कैलकुलेट करके आ चुके हैं। क्या ख्याल है? मैं पूरी वैल्यू लिख लेता हूँ, आगे डॉलर्स लिख देते हैं। तो 4,74,000, तो ये टेक्निकली स्पीकिंग आज से 1 साल बाद है, ऐसा ही है, इट इज आफ्टर 1 ईयर। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या ऐड करनी है सर? टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू क्या होगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश फ्लो स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 2025, जो कि हमारी इस मिसाल में ईयर 2 बनेगी, ऐसे ही है ना। ये हमारा है सर ईयर 1, ये है सर ईयर 2। ईयर 2 टेक्निकली कौन सा होगा? 2025, और उसके बाद फिर ऑनवर्ड्स मामला चलेगा। तो सर ईयर नंबर जिससे एक कांस्टेंट ग्रोथ लग रही है, दैट इज योर ईयर नंबर 2025। तो सर ईयर नंबर 2025 से लेके ऑनवर्ड्स जितने भी आपके फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी होंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू कहां पे प्लेस्ड होगी सर? इन द ईयर प्रीसीडिंग ईयर 2025, दैट इज ईयर 2024। तो सर यहां पे इसकी प्लेसमेंट होगी, इधर मैं लिख देता हूं एड टर्मिनल वैल्यू, इट्स प्लेसमेंट विल बी इन ईयर 2024। कैलकुलेट सर यहाँ पे कर लेते हैं। ये देखें तो कैसे कैलकुलेट होगी सर टर्मिनल वैल्यू? ये देखें, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ कि फॉर्मूला लगेगा क्या, फिर उसकी वर्किंग बना लेते हैं, फिर इसकी वैल्यू प्लेस कर देंगे ईयर 2024 के अंदर। तो सर FCFE 2024 इसको पकड़ेंगे सर,
इसको ज़रा मैं बना लेता हूँ सबस्क्रिप्ट में, इनटू 1 प्लस जी। ठीक है सर, तो ये कलेक्टिवली क्या है, फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी ऑफ ईयर 2025। ठीक है, तो पिछले साल की फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी पकड़ ली और उसमें ग्रोथ रेट बिल्ड इन कर दिया, ओवर कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। दिस इज द फॉर्मूला जो कि हम इंशाल्लाह अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए ज़ाहिर है मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी चाहिए, तो आए सर वर्कआउट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी को। और उसमें मैं क्या करूंगा, हमादा इक्वेशन को यूज करते हुए एसेट बीटा को इक्विटी बीटा बनाऊंगा यूजिंग द वैल्यू ऑफ डेट एंड इक्विटी जो कि मेरे पास अवेलेबल है जोंग की। ठीक है सर, तो केई ऑफ जोन हम ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमादा इक्वेशन क्या है जी, हमादा इक्वेशन ये देखें सर, तो मेरे पास एसेट बीटा भी मौजूद है और गेयरिंग रेशियो भी है। तो एसेट बीटा कितना है जी हमारे पास, देख लेते हैं। एसेट बीटा इज 0.73, इक्विटी बीटा मैंने निकालना है। इक्विटी की वैल्यू कितनी है ये देखिए, ऊपर हमने कैलकुलेट की है, अगले साल की एक्सपेक्टेड 14 मिलियन और डेट है 4। इक्विटी 14 और डेट है 4। तो सर टैक्स रेट हमारा 21% है, 1 माइनस टी हो जाएगा 0.79। ठीक है जी, सो लेट्स कैलकुलेट द इक्विटी बीटा और फिर यहाँ वैल्यू प्लेस कर देते हैं जी इसकी। So the value is 0.895। ठीक है सर, इक्विटी बीटा आ गया। अब हम लगाते हैं कैपम इक्वेशन, के ई इज इक्वल टू आर एफ प्लस यही वाला इक्विटी बीटा प्लस इक्विटी बीटा इनटू आर एम माइनस आर एफ। सर लेट्स पुट द वैल्यूज। व्हाट इज द रिस्क फ्री रेट एंड मार्केट रिटर्न इन यूएसए? रिस्क फ्री रिटर्न है 5% और 13% है मार्केट रिटर्न, और इक्विटी बीटा है हमारा 0.895। इसमें सर वैल्यूज करते हैं पुट और आ जाएगा जवाब। सो द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 12.16। तो आए सर टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये देखें 4,74,000 इनटू ग्रोथ कितनी है 1.05। ठीक है जी, और फिर इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी निकाली 0.1216 माइनस ग्रोथ कितनी है 0.05। तो सर व्हाट इज द वैल्यू, द वैल्यू इज 6951117। तो इसकी प्लेसमेंट जो है सर ये यहाँ होनी चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि ये जो टर्मिनल वैल्यू जो है ये किन कैश फ्लोज की निकल रही है, फॉर द कैश फ्लोज, फॉर द फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी जो कि ईयर 2025 से ऑनवर्ड्स जा रहे हैं। ठीक है, सो ये जो पहला कैश फ्लो है इस इनडेफिनेट पीरियड का वो 2025 है। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट ईयर। तो इसको जब सबको डिस्काउंट किया जाएगा तो 2025 से एक साल पीछे आके गिरेंगे, यानी 2024 में। मैं वो वर्किंग करते हुए आगे इसको प्लेस कर दिया था। बहरहाल तो 6951117, तो ये दोनों कैश फ्लोज आज से एक साल बाद प्लेस्ड हैं ईयर 2024 में। तो सर इनको पहले करते हैं टोटल ऐड, इसको कह देते हैं हम टोटल फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी, और फिर हम इसकी डिस्काउंटिंग कर देते हैं सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी से जो कि 12.16% है। ठीक है, पहले इसको टोटल करते हैं। और फिर डिस्काउंटिंग, सिंपल एक साल से डिस्काउंटिंग होनी है। ये देखो 1/1.1216 ये डिस्काउंट फैक्टर आ गया सर, और फिर हम इसकी डिस्काउंटिंग कर देते हैं, इसको जरा 3 डेसिमल प्लेसेस तक ले जाते हैं। तो ये हमारे पास सीधी सीधी आ जाएगी। अगेन मैं इसको मार्केट वैल्यू इस सेंस में लिख रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर है हमारा मकसद होता है कोई भी बिजनेस है उसकी वर्थ एक क्या है, मार्केट वर्थ क्या है। So the estimated value is 6.62 something million। ठीक है सर, तो ये आपको एक कॉलम बनाना जरूरी नहीं है, मैंने तो चूंकि आपको एक्सप्लेन करना था तो मैंने ये एक अलग सा कॉलम बना दिया सिर्फ दिखाने के लिए आपको। सो यू कैन ओमिट दिस। ठीक है जी, बस ये दैट इज इनफ। आगे आपने उसको बता दिया कि जी मैंने ऐसे इसको कैलकुलेट किया है।
और आप अगेन अगर आगे वैल्यू भी देना चाहते हो तो वैल्यू भी दे सकते हो। मैं इधर से निकाल के यहाँ वैल्यू भी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे उसको दिखा दो, दैट्स इनफ। ठीक है सर, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं। ले सर, तो हम उसी तरह से एक टेबल ऊपर प्रिपेयर करके तो उसमें ये वैल्यूज जो हैं वो पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं जी वैल्यूएशन मेथड्स। जाहिर है आपने तो इसको उसी स्टाइल में बनाना है जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि रिपोर्ट का ऊपर सेक्शन है और फिर उसके नीचे एक पैराग्राफ लिखें और फिर आप समरी के तौर पे इसको मेंशन करें। वैल्यूएशन मेथड्स कौन सी हैं? एसेट बेस्ड वैल्यूएशन, फिर पी ओवर ई मेथड, इसको अर्निंग्स मेथड भी कह सकते हैं, और फिर फ्री कैश फ्लोस का मेथड है। आगे लिख दें जी वैल्यूज, एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं, और यहाँ लिख दें जी $1000। ठीक है जनाब जी। एसेट बेस्ड वैल्यूएशन के तहत क्या वैल्यू आई है? 14,044। जो पी ओवर ई मेथड है इसके तहत वैल्यू क्या है जी? द वैल्यू इज 5688। और जो फ्री कैश फ्लोज का जो मेथड है उसके तहत क्या वैल्यू है जी? ठीक है जी। तो इसके नतीजे में आप एक लाइन नीचे लिख देना कि एक पैराग्राफ जैसे आपने लिखा, उसके बाद समरी दे दी वैल्यूएशन मेथड्स की, और उसके बाद मेंशन कर दें द रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर जोन बेस्ड ऑन आवर वर्किंग्स इज 5688 to $14,044 in थाउजेंड। अब आप हेडिंग बाय हेडिंग इसके ऊपर डिस्कशन शुरू कर दें। आप बेशक वो तमाम बातें यहाँ मेंशन कर सकते हो जो कि आपको फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम्स के तौर पे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, जो कि हमने डिस्कस भी किया है। और मेरे नज़दीक इट इज़ नॉट अ गुड क्वालिटी क्वेश्चन। ये मैं एग्जामिनर के सवाल बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, और मतलब ये कोई बड़ा आप इसको स्टैंडर्ड पास पेपर क्वेश्चन ना समझिएगा, इवन फॉर द फ्यूचर भी। ये क्वेश्चन बहुत एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट रखता है। इसमें बहुत सी चीज़ें बेहतर अंदाज में प्रेजेंट हो सकती थी, प्रॉपर वो डाटा देता और इसकी प्रॉपर वर्किंग की जा सकती थी, और एक बेहतर अंदाज में इसको प्रेजेंट किया जा सकता था। इसमें क्वेश्चन और मार्जिन अवेलेबल था, इट कुड हैव बीन प्रेजेंटेड इन अ बेटर वे। बहरहाल, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एसेट बेस्ड वैल्यूएशन की। सबसे पहले तो आप बात करें कि ये है सर जो हमने कैलकुलेशन की है बुक वैल्यूज। बुक वैल्यूज तो कभी भी मार्केट वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करती, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। फिर देखें हम इंटेंजिबल्स को भी कंसिडर नहीं कर रहे, उसकी भी एक वैल्यू होती है। फिर इसके अलावा अभी हम देखें अप्रोप्रिएटनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एसेट बेस्ड वैल्यूएशन जो है वो परफॉर्मेंस की बेस पे तो वैल्यूएशन करती ही नहीं है। क्या ख्याल है? ये तो एसेट्स और लायबिलिटीज के डिफरेंशियल से इक्विटी की वैल्यू निकाल रहा होता है। ये कोई परफॉर्मेंस की बेस पे थोड़ी वैल्यू निकालता है। परफॉर्मेंस की बेस पे कौन वैल्यू निकालता है? अर्निंग्स बेस्ड मेथड, कि भाई फ्यूचर में ये अर्निंग्स हैं तो उस बेस पे हम बिजनेस की वर्थ को निकालें। या जो कैश फ्लो मॉडल्स हैं कि जी फ्यूचर में ये डिविडेंड्स मिलेंगे, फ्यूचर में ये फ्री कैश फ्लोज मिलेंगे, तो इसकी बेसिस पे वैल्यूएशन की जाए। तो ये जो एसेट बेस्ड मॉडल है ये तो फ्यूचर परफॉर्मेंस की बेस पे वैल्यूएशन कर ही नहीं रहा। तो ये कोई बड़ा अप्रोप्रिएट मेथड नहीं है जो कि हम यहाँ पे यूज करें। और अगर करना भी है तो कम से कम कोई ऐसा मेथड हो जो कि मार्केट वर्थ को रिप्रेजेंट तो कर सके। इसमें तो ये वाला फ्लॉ है कि ये बुक वैल्यूज जो है उसको यूज कर रहा है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं पी ओवर ई मेथड के ऊपर। अच्छा, पी ओवर ई मेथड में हमने देखे क्या किया है। पी ओवर ई किसका उठाया है? हमने पी ओवर ई उठाया है येपल का, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो हमने उठाया है किसका? ये जोन का। अब पी ओवर ई रेशियो जो हमने उठाई है येपल की, उसके ऊपर हम बिल्कुल आर्गुमेंट पेश कर सकते हैं कि हमने जो पी ओवर ई रेशियो यूज किया है, हमने एक ऐसी कंपनी का यूज किया है जो कि उसी इंडस्ट्री को बिलोंग करती है जिसको जोन भी बिलोंग करता है। सो वी हैव सेलेक्टेड द रेलेवेंट पी ओवर ई रेशियो। उसके अलावा आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे बात कर लें कि हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो यूज किया है दैट बिलोंग्स टू जोन, ये जोन का ही है। ऑल्दो ये फोरकास्टेड है लेकिन ये जोन का ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो जो इससे वर्थ एस्टिमेट हुई है इट सीम्स टू बी रेलेवेंट। हाँ, ये जो हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट किया अगले साल का, ये बेस्ड ऑन द अजम्पशंस है। अगर एक्चुअल मामला उससे फर्क हो गए तो डेफिनेटली इस वैल्यूएशन में प्लसेस एंड माइनसेस होंगे। ये तो एक बाय डिफॉल्ट बात है, इसमें तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आप ये मेंशन करोगे उसके अंदर, क्योंकि सर आप अप्रोप्रिएटनेस की बात कर रहे हैं। तो आप जो भी डाटा यूज करके जो भी वैल्यू कैलकुलेट करके आए हो,
क्या उससे बेहतर डाटा भी हो सकता था कि अगर वो डाटा अवेलेबल हो जाता तो ज़्यादा बेहतर वैल्यू आ जाती? तो आपने उनको डिस्कस करना है। तो आप ये बताएं कि भाई मैंने पी ओवर ई बिल्कुल ठीक यूज़ किया, सही डाटा था, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो मैंने अगले साल का यूज़ किया, फोरकास्टेड बेस्ड ऑन द फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, वो भी ठीक है, इसी तरह से होना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की बेस पे है, अगर एक्चुअल रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से फ़र्क आ गए तो डेफिनेटली आपके जो प्लसेस और माइनसेस हैं, जो वेरिएशंस ऑफ द एक्चुअल रिजल्ट्स हैं, वो तो एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये बात इनफ है। इसी तरह हम फ्री कैश फ्लो के मेथड पे बात करेंगे कि हमने क्या किया, फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी को एस्टिमेट किया बेस्ड ऑन द अजम्पशंस जो कि उसने हमें गिवन सिचुएशन में प्रोवाइड की हुई थी। उसके बाद हमने जो डिस्काउंटिंग के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट किया वो भी रिस्क एडजस्टेड था। उसके अंदर जो एसेट बीटा है वो बिजनेस रिस्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बुक पब्लिशिंग इंडस्ट्री की एक कंपनी का लिया गया है। और फिर जो गेयरिंग रिस्क है, जो फाइनेंशियल रिस्क है, वो भी हमने जोन का इनकॉर्पोरेट करके तो फिर हमने इक्विटी बीटा बनाया है और उससे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट की है। लेकिन अगेन यहाँ पे जो एजम्पशंस जिनकी बेस पे हमने ये पहले साल की एस्टिमेटेड फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी कैलकुलेट की हैं और उसके बाद 5% की ग्रोथ के साथ इनको ध्यान से देखने की जरूरत होगी कि अगर ग्रोथ, फॉर एग्जांपल हम सिर्फ ग्रोथ की बात कर लें, अगर ग्रोथ 5% ना हुई तो डेफिनेटली द एक्चुअल रिजल्ट्स, द एक्चुअल वैल्यू विल बी डिफरेंट देन दैट ऑफ दिस फोरकास्टेड वर्थ। तो ये आप बात यहां पे मेंशन कर सकते हो। इनफ है, 11 नंबर है, 11 नंबर के अंदर ये बातें इनफ है। आपने वर्किंग्स कर दी, आपने रिपोर्ट का टॉप सेक्शन दिया, पहला पैराग्राफ पुट अप किया, समरी बता दी, रेंज लिख दी, फिर हर वैल्यूएशन की हेडिंग दी और फिर इसमें ये वाले पॉइंट्स डिस्कस कर दिए जो कि मैंने आपको बताए हैं। दैट इज मोर देन इनफ 11 मार्क्स के लिए। उसके बाद अगर चाहो तो एक रेकमेंडेशन या कंक्लूजन की आप हेडिंग दे के तो एक दो लाइनें लिख सकते हो, लेकिन ये जरूरी इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि आपने समरी दे देनी है, जो कि मैंने यहां बनाई भी हुई है, ये वाली समरी। ये समरी तो है कि हर वैल्यूएशन मेथड क्या एस्टिमेटेड वैल्यू दे रहा है, और साथ मैंने कहा नीचे मेंशन कर दें कि बेस्ड ऑन आवर वर्किंग्स दिस इज द रेंज ऑफ वैल्यू that will help you in negotiating the final purchase price with zone। तो यही ये जो एक लाइन है ये इनफ कंक्लूजन है। आप अलहदा से नीचे जाके बेशक ना दो, लेकिन अगर नीचे जाके अलहदा देना चाह रहे हो, यानी कि पहले समरी वाला टेबल यहां दे दिया, फिर हर एक वैल्यूएशन मेथड की हेडिंग दे दी, उस पर गुफ्तगू कर ली, और फिर एंड पे जाके कंक्लूजन की हेडिंग देना चाहते हो तो फिर यही वाली स्टेटमेंट वहां पे ले जाना कि जी ये रेंज है और ये हेल्प करेगी आपको नेगोशिएट करने में। दैट्स मोर देन इनफ। So I have discussed in detail about all the ins and outs of this part। Again मेरा ये फाइनल कमेंट है, ये कोई आपका, मैं इसको कोई बेंचमार्क सवाल नहीं कहता, ये बड़ा अच्छा सवाल नहीं बना हुआ, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। इवन डाटा जैसा उसने बनाया हुआ है, जो डाटा दिया है, इवन जो सिनेरियो भी दिया हुआ है, मैं इट इज़ नॉट रिकमेंडेड क्वेश्चन फॉर यू, अ बेंचमार्क क्वेश्चन फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। इससे बड़े बड़े अच्छे और बड़े रिगरस लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बहरहाल चूंकि हम तो ये पूरे का पूरा पास पेपर रिवाइज कर रहे हैं तो हमने तो सर सॉल्व करना ही था ना इसको, तो दैट्स इट। इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें ताकि स्क्रीनशॉट ले सकें, फिर मैं पार्ट बी की तरफ मूव करता हूँ। जी सर, अब चलते हैं आगे पार्ट नंबर बी की तरफ। डाटा पहले पढ़ लेते हैं जी। रिक्वायरमेंट हमने पहले एक दफ़ा पढ़ ली थी। गिवन द लोकेशन ऑफ जोन द वैल्यूएशन विल बी इन यूएसडी, बिल्कुल ऐसे ही है। Walmart's board is concerned that due to recent strengthening of the USD relative to PKR, the business would face considerable exchange rate risk given the delay between agreeing a purchase price and the completion date. Okay. The board has asked that you demonstrate how Walmart could use OTC options and a money market hedge to protect against this uncertainty. You should assume that the purchase will be completed in 3 months time at the end of September 2023। Okay, it makes sense। वो कह रहा है कि सर जाहिर है वैल्यूएशन इसकी यूएस डॉलर्स में होगी, आपने जब जोन को परचेज करना है तो आपने यूएस डॉलर्स में पेमेंट करनी है, और हमें ये लग रहा है कि ये जो परचेज प्राइस है ये फाइनलाइज होते होते सितंबर का एंड हो जाएगा और तब तक मजीद पीकेआर डेप्रिशिएट हो जाएगा, मजीद यूएस डॉलर अप्रिशिएट हो जाएगा। तो सर हमें इस एक्सचेंज रेट मूवमेंट जो है इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन चाहिए, हमें हेजिंग करनी है। मनी मार्केट हेज एक ऑप्शन है और ओटीसी ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है। ठीक है सर, तो 3 मंथ्स टाइम बनता भी 3 मंथ्स है, क्या ख्याल है? अभी 30 जून खत्म हुआ है ना, तो उस हिसाब से वो कह रहा है ये बनता है जुलाई पूरा, अगस्त पूरा और सितंबर पूरा, तो 3 मंथ्स बनते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई 2023। सो वो कह रहा है 3 मंथ के बाद ये आप एज्यूम करें कि ये परचेज कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि पेमेंट का जब टाइम आएगा वो कब होगा सर?
एंड ऑफ सितंबर, ठीक है, और पेमेंट चूंकि डॉलर्स में करनी है तो उसके लिए उसने रिक्वायरमेंट को अगर आप देखो ना तो रिक्वायरमेंट में उसने आपको असिस्ट कर दिया है। वो कह रहा है कि सपोर्टिंग कैलकुलेशंस के साथ एक्सप्लेन करो कि वेलमोर कैसे हेज करेगा अगेंस्ट द एक्सचेंज रेट रिस्क, और आप एज्यूम करें कि परचेज प्राइस क्या है जॉन को परचेज करने के लिए, सर $10 मिलियन। सो दिस इज द अमाउंट। तो सर आज से 3 महीने बाद फॉरेन करेंसी पेएबल है, ऐसा ही है। इससे कैसे जान छुड़ाएंगे मनी मार्केट हेज में, आज ही इसको लोकल करेंसी पेएबल बना ले। कैसे? बाय बोरोइंग इन लोकल करेंसी यानी इन पीकेआर एंड इन्वेस्टिंग इन फॉरेन करेंसी, ठीक है सर। लेकिन सवाल शुरू कहां से होता है कि हम फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट कितना करेंगे। तो आए जी, सबसे पहला स्टेप वो परफॉर्म करते हैं, फिर हम उसको आज का स्पॉट रेट यूज करते हुए लोकल करेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे, उतनी हम अमाउंट जो है लोकल करेंसी में बोरोइंग कर लेंगे, तो हमारे पास नेट आउटकम कैलकुलेट हो जाएगा जी। स्टेप नंबर 1, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन फॉरेन करेंसी कौन सी है सर? डॉलर इन यूएसडी। तो वो हम सर कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या तरीका होगा इसका? ये देखें, x1 इंटू 1 प्लस जी, इन्वेस्टमेंट रेट यूएस डॉलर्स में कितना है? 4%। 4%, और देखें आज से 3 माह बाद, 3 माह का इंटरेस्ट होता है ना, इंटू 3/12, क्योंकि 3 माह बाद हमने इस फॉरेन करेंसी की पेमेंट करनी है, सच दैट ये अमाउंट कितनी बन जाए सर? $10 मिलियन। डॉलर्स 10 मिलियन। आए सर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो द वैल्यू इज 9900,990। तो ये अमाउंट हमें आज इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, सच दैट 3 महीने बाद 4% के हिसाब से इसमें इंटरेस्ट ऐड अप करके ये अमाउंट कितनी बन जाएगी? 10 मिलियन, एग्जैक्ट 10 मिलियन अमाउंट बन जाएगी। तो ये हमारा फॉरेन करेंसी एसेट ऑटोमेटिकली उस फॉरेन करेंसी लायबिलिटी को नॉक ऑफ कर देगा। बहरहाल अब हम क्या करते हैं, इसको आज की डेट पे स्पॉट रेट यूज करते हुए लोकल करेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। उतनी अमाउंट सर हमें बोरो करनी पड़ेगी, तो वो अमाउंट अलोंग विद 3 मंथ का इंटरेस्ट दैट विल बी द नेट आउटकम। चलें, सेकंड स्टेप क्या होता है? कन्वर्ट इनटू पीकेआर यूजिंग स्पॉट रेट टुडे। तो आए सर स्पॉट रेट अप्लाई करते हैं। ये वैल्यू कितनी है, यहां से मैं कॉपी कर लेता हूं, ये वैल्यू इनटू व्हाट इज द स्पॉट रेट? स्पॉट रेट इज 230, ठीक है, ₹230 पर डॉलर। हाउ मच डज इट मेक? सो द वैल्यू इज, यहाँ पे सर वैल्यू लिखते हैं, ये वैल्यू सर हमारी कैलकुलेट हो चुकी है। सो इन द लास्ट स्टेप हम कैलकुलेट करेंगे नेट पेमेंट जो कि हमें लोकल करेंसी में करनी पड़ेगी, नेट पेमेंट इन पीकेआर। तो वो क्या होगी सर? अमाउंट बोरोड प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस, और ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या ख्याल है? ये देखें, यही वाली अमाउंट यहां से मैं उठा लेता हूं, ठीक है जी, इनटू 1 प्लस जी सर, पीकेआर का बोरोइंग रेट क्या है? 7%। 1 प्लस 0.07 इंटू 3/12, सर कैलकुलेट कर लेते हैं। So the value is 2.317 something billion. यहां से मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां कर देते हैं सर पेस्ट। दिस इज द वैल्यू।
ठीक है सर। सो दिस इज द फाइनल पेमेंट जो कि हमें करनी पड़ेगी आज से 3 माह बाद अगर हम मनी मार्केट हैज कर लेंगे, क्योंकि आज से 3 माह बाद परचेज प्राइस पे करने के लिए हमें कितने डॉलर्स चाहिए, $10 मिलियन। तो हमें अगर मनी मार्केट हैज करना है तो उस सूरत में हमें कितनी लोकल करेंसी में पेमेंट करनी पड़ेगी, ये हमारे सामने है, 2.3 समथिंग बिलियन बन रही है फिगर ये वाली। ठीक है सर। तो अब हम चलते हैं, ये हमने कर लिया मनी मार्केट हैज। अब हम चलते हैं सर ओटीसी ऑप्शंस के ऊपर। सर ओटीसी ऑप्शंस ने बहुत आसान रखा हुआ है, ज़हन में रखें सिर्फ 6 नंबर का है सवाल। तो ओटीसी ऑप्शन में तो उसने बिल्कुल ही आसान कर दिया, ओटीसी ओवर द काउंटर, कस्टमाइज्ड, स्पेसिफिकली आपके लिए तैयार किया गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते ही नहीं है। ये कौन सा एक्सचेंज ट्रेडेड होता है, वो तो कोई एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट हो तो उसके नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकलते हैं ना। तो इसमें एक तो आसानी क्या हो जाती है कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते ही नहीं है। दूसरी यहाँ पे उसने आसानी क्या रखी हुई है, मजेदार बात यह है कि उसने मुझे सेटलमेंट डेट क्या है, आज से 3 माह बाद, सितंबर के एंड की, ठीक है। तो उसका स्पॉट रेट ही कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस कैसे काम करते हैं कि हम सर सेटलमेंट डेट पे जाते हैं, उस वक्त जो मार्केट का स्पॉट रेट होता है उसको स्ट्राइक प्राइस से कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि एक्सरसाइज करना फायदेमंद है या नहीं। इंटरेस्टिंगली सवाल में है ही नहीं, क्या स्पॉट रेट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ये देखें, ये मेरे पास स्पॉट रेट आज की डेट का है, सर मुझे चाहिए स्पॉट रेट सितंबर के एंड का जो सेटलमेंट डेट है, ताकि मैं सितंबर के एंड पे स्पॉट रेट को स्ट्राइक प्राइस से कंपेयर करूं और देखूं स्ट्राइक प्राइस एक्सरसाइज करनी फायदेमंद है या नहीं। ठीक है सर। तो सर मैंने आपको क्लास में भी एक शॉर्टकट इसका मेथड ये बताया हुआ है कि इसका फिर एक तरीका जो कि इवन एसीसीए में भी बहुत दफा इस्तेमाल होता है, वो ये होता है कि हम फिर ये स्ट्रेट अवे अज्यूम कर लेते हैं कि सर स्ट्राइक प्राइस ही एक्सरसाइज करनी बेहतर होगी। हम फिर डिसीजन वाले एरिया पे जाते ही नहीं है, क्योंकि डिसीजन तो तभी लिया जा सकता है ना कि जब हमारे पास स्पॉट रेट हो। जब स्पॉट रेट ही नहीं है तो हम डिसीजन क्या लेंगे। तो यहाँ पे फिर ये एजम्पशन पे हम ये सवाल करते हैं, तो वहां पे फिर ये एज्यूम करते हुए हम सवाल कर लेते हैं कि यार स्ट्राइक प्राइस एक्सरसाइज करना ही बेहतर होगा हमारे लिए। अब यहाँ पे सिर्फ स्ट्राइक प्राइस की सिलेक्शन गेम रह गई है, बाकी तो सीधा सीधा सा सवाल है। ये देखें, स्ट्राइक प्राइस एक है 227, एक है 233। कॉल ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन टू बाय। पुट ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन टू सेल। सर कॉल ऑप्शन रेलेवेंट होता है यहां पे कि हम बाय कर लें डॉलर्स या ना करें, ये हमारे ऊपर है, हम डिसाइड करेंगे। तो जाहिर है सर ये इसमें मुझे आज से 3 माह बाद फॉरेन करेंसी बाय करनी है ना। सो इन दिस केस कॉल ऑप्शन विल बी रेलेवेंट, कि हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगी टू बाय द फॉरेन करेंसी और नॉट ऑन सेटलमेंट डेट। तो सर कॉल ऑप्शन इज रेलेवेंट फॉर अस, लेकिन हमें सर स्ट्राइक प्राइस की सिलेक्शन करनी पड़ेगी पहले। तरीका आपको सिखाया मैंने क्लास में कि किस तरह से ग्रिड अगर अवेलेबल हो, 2 या 3 स्ट्राइक प्राइसेस हो, तो हमने बेस्ट स्ट्राइक प्राइस कैसे उठानी है। तो ये डायरेक्ट कोट है, 2 स्ट्राइक प्राइसेस अवेलेबल हैं। तो सर मैंने किस तरह से फाइंड आउट करना है, क्या तरीकेकार होता है, रिवाइज कर देता हूं। स्ट्राइक प्राइस में कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम है उसको ऐड करते हैं, ठीक है सर, और लोएस्ट वैल्यू सिलेक्ट की जाती है। तो यहां पे भी ऐसे ही करेंगे, सिर्फ फर्क ये है कि उसने प्रीमियम जो है ना टोटल दे दिया। हमें आमतौर पे प्रीमियम कैसे दिया जाता है, सेंट्स में, पैसाज में, छोटी करेंसी में, लेकिन यहां पे उसने प्रीमियम टोटल वैल्यू का कैलकुलेट करके दे दिया। लेकिन आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये ऊपर पढ़ो, वो क्या कह रहा है, द प्रीमियम फॉर द एंटायर प्राइस इज एज फॉलोज। यानी कि ये जो प्रीमियम उसने दे दिया ना, ये टोटल पूरी की पूरी परचेज प्राइस के ऊपर जितना प्रीमियम बनता है वो उसने आपको बना के दे दिया है। तो सर हम प्रीमियम पर यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये टोटल प्रीमियम है कितना, 60 मिलियन का, किस अमाउंट के ऊपर है, 10 मिलियन के ऊपर। ये देखो पूरी परचेज प्राइस 10 मिलियन के ऊपर, तो रुपीस पर डॉलर निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर, 6 रुपए पर डॉलर निकल तो आया। इसी तरह से ये जो 40 मिलियन है ये पूरी परचेज अमाउंट पे है, $10 मिलियन के ऊपर, तो सर रुपीस पर डॉलर निकाल सकते हैं प्रीमियम, सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, 4 रुपए। तो सर करें ना ऐड, स्ट्राइक प्राइस भी अवेलेबल, कॉल ऑप्शन भी हमारा प्रीमियम निकल आया, रुपीस पर यूनिट आ गया, ऐड करें और लोएस्ट वैल्यू सिलेक्ट कर लें। आए जी, सिलेक्ट करते हैं स्ट्राइक प्राइस। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी वर्किंग कर लेता हूं। वर्किंग नंबर 1, यहां पे हेडिंग लिख लेते हैं, सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस। जी सर, यहां पे आ जाएगी स्ट्राइक प्राइस रुपीस पर डॉलर। यहां पे लिखते हैं सर प्रीमियम, ये भी होगा सर रुपीस पर डॉलर की सूरत में। और इसको आप नेट वैल्यू बोल दो बेशक। तो ये सारी वैल्यूज ही रुपीस पर डॉलर की सूरत में है, फॉर द सेक ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड सिलेक्टिंग कि कौन सा बेस्ट है। ऊपर तुम ये लिख सकते हो कि हमने सिलेक्ट कौन सा करना है, कॉल ऑप्शन। सिलेक्ट तो यही करना है क्योंकि रेलेवेंट हमारे लिए यही है।
तो अब बस स्ट्राइक प्राइस ही सिलेक्ट कर रहे हैं कि कौन सी बेहतर है, तो ऊपर लिख लेते हैं हम। ठीक है सर, तो एक स्ट्राइक प्राइस हमारी कौन सी है जी 227 और दूसरी स्ट्राइक प्राइस 233 जी। सर प्रीमियम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या है जी 60/10, तो ये बनता है सर 6, और वो क्या है सर 40/10, तो सर ये बन गया 4। ऐड करें जी दोनों को, 227 + 6 और 233 + 4, तो सर लोएस्ट वैल्यू कौन सी है 233, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम हम सिलेक्ट करेंगे। दैट्स इट, सिलेक्शन हो गई। अब हमने सिर्फ नेट आउटकम कैलकुलेट करना है, या कह सकते हैं नेट पेमेंट जो हमें करनी पड़ेगी, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, यहाँ रुपीस लिखते हैं। तो अगेन जैसे मैंने बताया, यहाँ पे चूंकि स्पॉट रेट है ही नहीं, डिसीजन मेकिंग वाला स्टेप ही स्किप हो जाएगा, हमने सेटलमेंट करनी ही किस पे है, स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। तो ये देखें पेमेंट अगेंस्ट स्ट्राइक प्राइस, वरना हम जानते हैं कि जब स्पॉट रेट हमारे पास होता है सेटलमेंट डेट के ऊपर, तो फिर हम क्या करते हैं, इसका तरीका ये होता है कि जो भी सेटलमेंट डेट पे स्पॉट रेट चल रहा होता है उसके ऊपर पेमेंट करते हैं हम, ठीक है। फिर गेन ऑन ऑप्शंस अगर है वो एडजस्ट होता है, फिर प्रीमियम ऐड होता है। लेकिन यहां पे स्ट्रेट अवे हम पेमेंट अगेंस्ट द स्ट्राइक प्राइस ही करेंगे और ऐड कर देंगे किसको सर, प्रीमियम को। यहां पे फिर जाहिर है गेन तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते ना, गेन तो तब कैलकुलेट होता है जब स्पॉट रेट अवेलेबल हो। तो यहां पे सीधी सीधी सेटलमेंट स्ट्राइक प्राइस पे ही होती है और बस प्रीमियम को ऐड कर दिया जाता है। सो दिस इज अ शॉर्टकट मेथड। अगेन ये आमतौर पे यूज तब होता है जब डाटा की अवेलेबिलिटी इस तरह से ना हो। तो सर स्ट्राइक प्राइस क्या है 227 into 10 million, so it makes 2.27 बिलियन। और प्रीमियम सर हमारा कितना है इसके अगेंस्ट 60 मिलियन का, वो तो वैसे ही उसने वैल्यू हमें बनी बनाई दी हुई थी। तो सर दोनों को ऐड करते हैं और मेरे पास नेट पेमेंट कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये ऐड क्यों किया है, क्योंकि सर ये जो आपकी ये वाली लाइन आइटम है ये पेमेंट नेचर की है, ये सवाल सारे का सारा पेमेंट या लायबिलिटी नेचर का सवाल है, और प्रीमियम भी लायबिलिटी या पेमेंट नेचर की चीज है, तो दोनों ऐड हो गए हैं। अगर गेन ऑन ऑप्शंस होता तो वो माइनस होता। ये मैं चीजें रिफ्रेश कर रहा हूं आपके साथ। ले सर अगर हम ओटीसी ऑप्शंस की तरफ देखें तो हमें नेट पेमेंट करनी पड़ रही है 2.33 बिलियन, और अगर हम मनी मार्केट हैज की तरफ देखें तो हमें पेमेंट करनी पड़ रही है 2.317। तो सर मनी मार्केट हैज की तरफ मूव करना ज्यादा बेहतर है, बिकॉज इन दिस केस वी will have to make less payment in PKR in order to purchase $10 million in order to settle the purchase price of zone। तो ये आप कह के इसको कंक्लूड कर लीजिए। अब मैंने आपको सारी कैलकुलेशंस करके दिखा दी हैं। अब जिन स्टेप्स के ज़रिए आप कैलकुलेशंस करोगे उन्हीं स्टेप्स को आपने साथ एक्सप्लेन भी कर देना है, तो आपकी एग्जामिनर की ये वाली रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि एग्जामिनर ने कहा है कि एक्सप्लेन विद सपोर्टिंग कैलकुलेशंस कि आप किस तरह से हेजिंग करोगे। तो अगेन ये इस तरह से रीसेंट अटेम्प्ट में भी सवाल आए हुए हैं, वहां पे भी मैंने ये डिस्कस किया है। ज़ाहिर है आपने जब कैलकुलेशंस की हैं आपको वैसे भी मालूम है कि किन स्टेप्स से हम लोग हेजिंग करते हैं, किसी भी हेजिंग टूल को यूज़ करते हुए उन्हीं स्टेप्स को आप साथ साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दें। आपने डिटेल कहानियां नहीं लिखनी, वही स्टेप्स हैं जो कि आप आमतौर पे बहुत मुख्तसर करके अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जस्ट डू कैलकुलेशंस आप लिखते हो, लेकिन अब थोड़ा सा आप उसको थोड़ा सा एक दो लाइनों के जरिए से हर स्टेप को एक्सप्लेन कर दें, दैट विल बी मोर देन इनफ। नहीं सर दैट्स इट। तो ये सवाल भी मैंने पूरा आपके साथ सॉल्व कर दिया है, और जहाँ तक हो सकता था मुमकिन था मैंने हल्का सा साथ रिवाइज भी कर दिया। प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट। अच्छा यहाँ स्ट्राइक प्राइस सॉरी लिख लें, ये देखें मैंने सिलेक्ट तो कर लिया लेकिन यहाँ पे लिखना मैं भूल गया, ₹227 पर डॉलर। और प्रीमियम भी तो बेशक लिख दो यहाँ पे, ये देखो प्रीमियम रुपीज़ कितना था इसके अगेंस्ट, यहाँ से देख लेते हैं जी ₹60 मिलियन। ठीक है चलो, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखना होता है ना, जो भी हमने ऑप्शन सिलेक्ट किया है उसके फीचर्स क्या है यहाँ पे लिखे जाते हैं। चले अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लें।